सो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग डिप्लोमा बुक पर। आज इस वीडियो में हम सीरीज एसी सर्किट्स के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सीरीज एसी सर्किट्स, इसमें देखेंगे सीरीज आरएल सर्किट, टू फैक्टर ऑफ कॉइल, स्किन इफेक्ट, सीरीज आरसी सर्किट, पांचवा है कपलिंग कैपेसिटर, आरएलसी सर्किट, सेवंथ है रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट। पहले सीरीज आरएल सर्किट और सीरीज आरसी सर्किट, ये दोनों एक साथ साइड बाय साइड एक साथ देखेंगे। सीरीज आरएल सर्किट और सीरीज आरएलसी सर्किट। पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये आरएल आरसी वोल्टेज फी, करंट आई। सीरीज आरएल सर्किट में फी इतना साइनसॉइडल वोल्टेज और आरएमएस वैल्यू फी इतना, आर और एल ए सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस दिया है। उसमें से करंट सर्किट में से आई इतना करंट फ्लो होता है, तो उसके कारण करंट एज ए रेफरेंस क्वांटिटी तो सेम रहेगा कि सर्किट में से करंट फ्लो होने वाला। तो आई इतना करंट फ्लो होने के बाद आर में से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वी आर होगा, और एल में से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वी एल होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वोल्टेज वी आप आर एम एस वैल्यू वी अप्लाई किया अक्रॉस आर एल सी के सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अप्लाई किया, तो आई करंट फ्लो होगा जो कि रेफरेंस क्वांटिटी सेम रहेगी। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो वी आर है ये आई के इन फेज में रहेगा। करंट का जो फेज है उसके इन फेज में रेजिस्टर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप वी आर है सेम। सिमिलरली यहाँ पे भी, तो दोनों में वी आर जो है वो करंट के इन फेज में रहेगा। वोल्टेज ड्रॉप होने वाला आर के अक्रॉस वो वी आर है और वो इन फेज रहेगा आई के। और एल के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है वी एल, और यहाँ पे सी के वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है वी सी ए आई के। यहाँ पे एल वी एल जो है ये आई के लीडिंग बाय 90 डिग्रीज रहेगा, यानी कि एल जो है इंडक्टर वो करंट को अपोज करता है, इसलिए करंट पिच रहेगा 90 डिग्रीज वी एल के मुकाबले। यहाँ पे भी सेम ये सी कैपेसिटर वोल्टेज को अपोज करता है चेंज ऑफ वोल्टेज को या चेंज ऑफ करंट को। यहाँ चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है कैपेसिटर, तो करंट लीड करेगा वीसी से, यानी कि वीसी लैग करेगा करंट से बाय 90 डिग्रीज। तो इस प्रकार इसका लिखते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर होने वाला वी आर इज इक्वल टू आई आर, जो कि इन फेज रहता है करंट के, इन फेज विथ आई। सेम इधर भी वैसे ही वी आर इज इक्वल टू आई आर, जो कि इन फेज विथ आई, करंट से इन फेज में रहता है। और वी एल यहाँ पे है वो चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, इसलिए वी एल जो है ये आई एक्सएल रहता है, इंडक्टिव आई इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, जो कि लीडिंग आई बाय 90 डिग्रीज लीडिंग होता है। क्योंकि वो करंट को अपोज करता है तो करंट पीछे रहता है, इसलिए वी एल आगे रहता है, लीडिंग आई बाय 90 डिग्री। 90 डिग्रीज का फेज शिफ्ट रहता है आई और वी एल के बीच में। यहाँ सिमिलरली यहाँ पे वी सी चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है, यानी कि ये वी सी पीछे रहेगा और करंट आगे रहेगा बाय 90 डिग्रीज। तो आई इंटू एक्स सी ये लैगिंग बिहाइंड आई बाय 90 डिग्रीज। लीडिंग आई वी एल जो है वो लीडिंग रहता है आई से 90 डिग्रीज, और वी सी ए आई से लैगिंग रहता है 90 डिग्रीज से। अब रिजल्टेंट वोल्टेज फी है, फी ए फैक्टर सम ऑफ वी आर एंड वी एल। सिमिलरली यहाँ पर भी रिजल्टेंट वोल्टेज है फी फैक्टर सम ऑफ वी आर एंड वी सी। रिजल्टेंट वोल्टेज फी सर्किट करंट आई से यहाँ पे लीड करेगा बाय सम एंगल फाई, लीडिंग आई बाय सम एंगल फाई, क्योंकि वी फैक्टर सम ऑफ वी आर प्लस वी एल। और यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज फी
लैगिंग करेगा, लैगिंग आई करंट, सर्किट करंट आई बाय सम एंगल फाई, कुछ ना कुछ तो एंगल फाई ए है, तो इससे यहाँ पे ए पीछे रहेगा सर्किट करंट के यहाँ पे, इन केस ऑफ आरसी और इन केस ऑफ आरएल। अगर आई करंट, आई रेफरेंस क्वांटिटी है, उसके मान के चला तो रिजल्टेंट वोल्टेज फी ए इतना आता है, फी अंडर स्क्वायर फी आर स्क्वायर प्लस फी एल स्क्वायर, फैक्टर सम अंडर स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ आई आर स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस आई एक्सएल ब्रैकेट स्क्वायर, टेकिंग आई कॉमन एंड टेकिंग आउटसाइड आई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यानी कि आई जेड, फी इज इक्वल टू आई जेड, यानी कि आई इज इक्वल टू फी अपॉन जेड, जहाँ जेड है जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 1/2। तो जेड जो है ये इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। सिमिलरली यहाँ पर भी रिजल्टेंट वोल्टेज फी है जो सर्किट करंट के मुकाबले पीछे रहता है सब बाय सम एंगल फाई से, तो टेकिंग आई एज रेफरेंस क्वांटिटी, वी की वैल्यू आती है वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, सेम यहाँ पर भी वैसे ही फी आर स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस वी सी ब्रैकेट स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ आई आर स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस आई एक्स सी ब्रैकेट स्क्वायर। ये माइनस साइन जो है ये वी सी पीछे रहता है करंट से, और पोलैरिटी भी ऑपोजिट होती है वी सी के अक्रॉस, सॉरी कैपेसिटर के अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज के वोल्टेज सोर्स से, तो उसके लिए माइनस साइन आता है। तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आई इंटू स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई जेड, सो दैट v इज इक्वल टू सॉरी आई इज इक्वल टू v अपॉन जेड, यहाँ पर भी v अपॉन जेड है, लेकिन यहाँ z की वैल्यू जो है z इज इक्वल टू फिर z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एस स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 1/2। तो ये है, ये भी यहाँ पर भी जेड ये इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट है। आई होप कि इतना समझ में आया हुआ आपको। अभी इस पर से हम वेव फॉर्म भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आई है, आई का वेव फॉर्म इस तरह सर्किट करंट का, फिर आता है वी आर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, और आर एल सर्किट और आर सी सर्किट में भी दोनों में भी वी आर ए करंट आई सर्किट करंट आई के इन फेज में रहता है, तो इसलिए इसमें भी कुछ फेज शिफ्ट नहीं। अभी वी एल जो है इन केस ऑफ आर एल सर्किट में वी एल 90 डिग्रीज फेज शिफ्ट करता है करंट आई से, क्योंकि आई जो है लैगिंग बिहाइंड रहता है वी एल से, ये 90 डिग्रीज यहाँ पे आता है। अभी 90 डिग्रीज यहाँ पे फेज शिफ्ट होता है, यानी कि ये आगे करंट पीछे रहता है, करंट जीरो से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 90 डिग्रीज पे रहेगा फ्यूल, तो इस प्रकार, और जल्दी पहुँचता है जीरो, यहाँ पे लेट पहुँचता है आए, फ्यूल जल्दी पहुँचता है क्योंकि एक करंट को अपोज करता है तो करंट पीछे रह जाता है इस तरह। तो ये फ्यूल अभी VSC जो है VC वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इन केस ऑफ RC सर्किट, तो इस तरह है वो। अभी VC करंट I से पीछे रहता है 90 डिग्रीज, तो जब ये जीरो था तब ये -90 डिग्रीज में था, यानी कि ये जीरो लेट होता है यहाँ पे और ये पहले पहुँचता है, तो इस तरह आएगा VC इस तरह। अभी रिजल्टेंट वोल्टेज V जो दोनों सर्किट में रिजल्टेंट वोल्टेज है V, वो इस प्रकार, जो कि वेक्टर सम ऑफ इन केस ऑफ RL VR और VL है, और इन केस ऑफ RC VR और VC है। RL सर्किट का VR और VL ये जो है रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ पे 90 डिग्रीज का फेज शिफ्ट VL पहले आया है और ये 90 डिग्रीज बाद यहाँ पे आया है, तो ये पहले पहुँचता है VL 90 डिग्रीज पहले और ये VR 90 डिग्रीज बाद पहुँचता है। तो दोनों के रिजल्टेंट हो सम मीन्स दोनों के अगर एडिशन किया वेक्टर एडिशन, तो यहाँ पे उस तो लाइट, इन दोनों के बीच में कहीं भी ये लाइव हो सकता है,
तो यहाँ पे लेंगे तो ये इस प्रकार यहाँ पे आता है और वो लीड ही करता है, लेकिन थोड़ा एंगल बाय सम एंगल फाई रहता है करंट के। यहाँ पर भी वी आर और ये पहले पहुँचता है, ये बाद में, तो ये यहाँ पे लाई करेगा इस तरह यहाँ पे। तो इस तरह ए इन केस ऑफ आर एल, अभी दोनों को ये एक ही इसमें दिखा रहा हूँ आर एल, और इन केस ऑफ आर सी अभी वी आर जो है सेम रहेगा करंट का आर सी में भी, तो वी सी जो है ये लेट पहुंचता है और ये पहले पहुंचता है, तो दोनों के बीच में यहाँ कहा तो ये जीरो पर आएगा और लैग ही करेगा लेकिन जीरो पर आएगा। तो यहाँ इस तरह बाय सम एंगल यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया, तो ये यहाँ आता है 90 डिग्री पहले आए और वी सी बाद में आता है, तो यहाँ पे लाई करेगा ये इस तरह किधर भी यहाँ। तो इस तरह ये जो है आरसी सर्किट का है। रिजल्टेंट वोल्टेज वी, अभी ये वेव फॉर्म ड्रॉ किए हमने वेव फॉर्म्स, तो इसमें इस पर एक फैक्टर या फेजर डायग्राम बना सकते हैं, दोनों के फेजर डायग्राम्स ऑफ आरएल एंड आरसी सर्किट। अभी करंट आई जो है टेकिंग रेफरेंस क्वांटिटी दोनों सर्किट में, तो ये रेफरेंस एक्सिस जो एक्स एक्सिस होता है वो हमेशा रेफरेंस एक्सिस होता है और उस पर हमको चाहिए कि रेफरेंस क्वांटिटी ले। रेफरेंस एक्सिस पर आई आएगा, आरएल और आरसी के केस में, दोनों केस में वी आर आई के फेज में रहता है, यानी कि इस पर भी लाई करेगा वी आर, दोनों के बीच में कोई फेज शिफ्ट नहीं, तो वी आर यहाँ पे वी एल जो है ये लीड करेगा 90 डिग्री से वी आर आई से, तो ये 90 डिग्री का यहाँ पे लीडिंग हो गया, ये 90 डिग्री वी एल। और ये जो आने वाला है रिजल्टेंट वोल्टेज वी, जो करंट आई से बाय सम एंगल फाई से लीड करता है। रिजल्टेंट वोल्टेज सर्किट का रिजल्टेंट वोल्टेज ये आई से लीड करता है बाय सम एंगल फाई। इसका मतलब इस आरएल सर्किट में, इन अदर वर्ड्स, सर्किट वोल्टेज सर्किट करंट से लीड करेगा, और यहाँ पे सीरीज आरसी सर्किट में सर्किट वोल्टेज फी या रिजल्टेंट वोल्टेज फी लैगिंग आई सर्किट करंट बाय सम एंगल आई। तो वही इसमें यहाँ पे ये रिजल्टेंट वोल्टेज ये सर्किट करंट से बाय सम एंगल फाई से लीड करता है। इसको कहते हैं वोल्टेज ट्रायंगल। ये फेजर डायग्राम निकाले हमने इस वेव फॉर्म के जरिए, तो ये वोल्टेज ट्रायंगल आरएल सर्किट का है और इस पर से हम इम्पीडेंस ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं। जेड ए इम्पीडेंस है सर्किट का, इन केस ऑफ आरएल एंड आरसी सर्किट, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर ब्रैकेट टू 1/2, और इन केस ऑफ आरसी सर्किट जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट टू 1/2। ए तो ये जेड जो है ये फैक्टर सम रहता है, इम्पीडेंस जेड फैक्टर सम ऑफ आर एंड एक्सएल इन केस ऑफ आरएल, और इन केस ऑफ आरसी आर एंड एक्ससी। इसके जरिए हम इम्पीडेंस ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं, टेकिंग आई रेफरेंस क्वांटिटी आर रेजिस्टेंस जो कि करंट आई की इन फेज में है, ये राइट एंगल करेगा एक्सएल, और ये बाय सम एंगल जेड रहेगा जो कि करंट आई से बाय सम एंगल फाई से लीड करेगा, जेड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो इस प्रकार इस पर से ये निकाल सकते हैं कि ये जेड के कारण, इम्पीडेंस के कारण सर्किट करंट आई लैगिंग बिहाइंड अप्लाइड वोल्टेज वी सच दैट, तो इसके कारण जेड के कारण लैग होता है। इस ऐसे होता है कि tan phi इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाय आर, फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। प्योर इंडक्टर एल पावर कंज्यूम नहीं करता है, कंज्यूम्स नो पावर, तो इसलिए जो भी पावर सर्किट के वो रेजिस्टर के थ्रू डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। फिर पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर को इस प्रकार लिख सकते हैं हम आई इंटू आर, आई की वैल्यू लिख सकते हैं हम आई इंटू फी अपॉन आर इंटू आर, एक्स आई लेंगे फी आई इंटू आर अपॉन आर बी। यहाँ पे जेड की वैल्यू, आर की वैल्यू जेड जितनी होती है, क्योंकि एक्सएल इंडक्टर जो है वो पावर कंज्यूम नहीं करेगा, तो एक्स सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जेड जो है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर है, तो एक्स सी की वैल्यू 0 हुआ, इसका मतलब क्या है कि जेड की वैल्यू आर जितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फी आई आर डिवाइडेड बाय जेड, इम्पीडेंस ट्रायंगल के मुताबिक आर डिवाइडेड बाय जेड, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय डायगोनल फर्स्ट फाई की
वैल्यू है, P इज इक्वल टू फी आई कॉस फाई। तो ये कॉस फाई जो है इसको ही पावर फैक्टर कहते हैं, P इज इक्वल टू फी आई कॉस फाई। और पावर फैक्टर यानी कि सर्किट का पावर कॉस फाई की वैल्यू कितनी है, R अपॉन जेड, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। सिमिलरली इन केस ऑफ RC सर्किट इस प्रकार आता है, वोल्टेज ट्रायंगल, करंट I फी आर इन फेज, I के राइट एंगल में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C फी सी, तो इसको माइनस साइड में लिया इसलिए माइनस वी सी, रिजल्टेंट वोल्टेज फी जिसके बीच में फाई इतना एंगल है, तो कुछ इस प्रकार। और इम्पीडेंस ट्रायंगल में करंट I के इन फेज में R रेजिस्टेंस वैल्यू, और राइट एंगल में XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट Z लैगिंग बिहाइंड बाय I बाय सम एंगल फाई। तो ये कुछ इस तरह, इसको माइनस XC लेते हैं। माइनस नेगेटिव साइन क्यों है, तो इसके मैंने दो कारण बताता हूँ। अभी RC सर्किट में ये पॉजिटिव रहता है सप्लाई का और ये नेगेटिव, जबकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह इसका पोलैरिटी होता है। तो करंट इधर से फ्लो होता है प्लेट के इस साइड से। सोर्स का जो पोलैरिटी इस तरह देते हैं, माइनस प्लस, पहले माइनस, ये माइनस प्लस ऐसा, और इसके अपोजिट पोलैरिटी में कैपेसिटर पर जो पोलैरिटी होती है इसकी अपोजिट होती है सोर्स के, प्लस माइनस। और दूसरी बात कि इसमें करंट है जो लीड करता है 90 डिग्री से VC वोल्टेज से, तो इसके कारण जो है जो XC है वो भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस ए भी I से 90 डिग्री से लैगिंग बिहाइंड रहता है, और इसमें VC करंट I से पीछे रहता है 90 डिग्री से। तो इसलिए माइनस लिया है क्योंकि करंट आगे निकलता है इस तरह और ये पीछे रहता है VC, ये XC के कारण। तो I आगे जाता है और VC पीछे रहता है, इसलिए माइनस XC लिया है इसको। इसका भी सेम फॉर्मूला है, इसमें भी प्योर कैपेसिटर लिया तो वो पावर कंज्यूम नहीं करेगा, तो जो भी पावर कंज्यूम करेगा वो रजिस्टर करेगा या फिर डिसिपेट करेगा। तो इसलिए पावर का फार्मूला बनता है I/P इज इक्वल टू I²R। फिर ये ऐसे ही इस तरह धीरे धीरे सॉल्व करके इसका भी ये वही फार्मूला होता है, फी आई इंटू R अपॉन जेड, यानी कि P इज इक्वल टू फी आई कॉस फाई। और कॉस फाई तो पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट है, जहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू है R अपॉन जेड। तो इस प्रकार जैसा कि एज इन RL सर्किट में आया था। इम्पीडेंस ट्रायंगल में सर्किट करंट I इस तरह लीड करता है, लीडिंग वोल्टेज अप्लाइड V सच डैट I और V को इन टर्म्स ऑफ XC यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यहाँ पे XL का इंडक्टिव रिएक्टेंस के टर्म्स देते हैं। इसका मतलब ये इसके अहम भूमिका होते हैं XC और XL की, ये लीडिंग लैगिंग करने के मामले में। तो इसलिए इसको माइनस साइन में लिया है, नेगेटिव, क्योंकि I लीड करता है तो आगे आगे निकल जाएगा। तो ये यहाँ पे सच डेट tan फाई इज इक्वल टू माइनस XC डिवाइडेड बाय R। अभी क्यू फैक्टर ऑफ कॉइल और स्किन इफेक्ट एक के बाद एक लगातार देखेंगे, उसके बाद कपलिंग कैपेसिटी। अभी क्यू फैक्टर ऑफ कॉइल और स्किन इफेक्ट। क्यू फैक्टर ऑफ कॉइल, ए क्यू फैक्टर इस फॉर्मूला से देते हैं, Q इज इक्वल टू XL डिवाइडेड बाय R। XL यानी कि ओमेगा L डिवाइडेड बाय R, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई F इंटू L, 2 पाई FL डिवाइडेड बाय R, जहाँ पे L ये इंडक्टेंस वैल्यू है और R ये उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है। और इसकी क्यू फैक्टर की वैल्यू अक्सर लेस देन 10 से लेके 1000 तक होती है, और RF कॉइल्स की वैल्यू है क्यू फैक्टर की 30 to 500 तक होती है, 30 to 500। फॉर DC या फिर वेरी लो फ्रीक्वेंसी R की वैल्यू है DC रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल के बराबर होती है। DC को कॉइल बहुत ही कम निग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो उतना ही इसकी R की वैल्यू होती है। ये डिनोमिनेटर साइड में जो आ रही है इसकी वैल्यू होती है DC रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल जितनी लो फ्रीक्वेंसी को। मगर एट रेडियो फ्रीक्वेंसी या वेरियाई फ्रीक्वेंसी को इसकी R की वैल्यू है जो है AC इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल होती है, AC इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, यानी कि AC को कॉइल जितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, बहुत ज़्यादा वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उतनी वैल्यू इसकी होती है R की वैल्यू। तो इसके कारण Q की वैल्यू जो है
एक कम होती है, लो होती है एट आर एफ और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी को क्यू की वैल्यू जो है ये आर की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण वेरी लो होती है। और ये क्यू की वैल्यू अक्सर क्यू मीटर से मेजर करते हैं, क्यू मीटर ये इंस्ट्रूमेंट एक इक्विपमेंट का नाम, इंस्ट्रूमेंट का नाम है। उस इंस्ट्रूमेंट से क्यू मीटर से क्यू की वैल्यू मेजर करते हैं। क्यू ये जो है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी या रेडियो फ्रीक्वेंसी आर की वैल्यू एसी इफेक्टिव एसी को जितना वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है उतना एसी को क्यों बन जाती है आर की वैल्यू। तो इसके कुछ कारण है, रीजंस। पहला है एडी करंट्स, हिस्टेरिसिस लॉस, और थर्ड है स्किन इफेक्ट। अभी एडी करंट्स और हिस्टेरिसिस लॉस मेरे एक वीडियो में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया है, अच्छी तरह पढ़ा है। तो स्किन इफेक्ट अभी देखेंगे, स्किन इफेक्ट क्या है और उसके कारण कैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है कॉइल का। फोर्थ पॉइंट स्किन इफेक्ट। तो कुछ डायग्राम्स मैं निकालता हूँ पहले। वी फिगर ए, फिगर बी, फिगर 3 है। ए फिगर से क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है, उनके फिगर से डीसी फॉर डीसी या लो फ्रीक्वेंसी को करंट ऐसे यूनिफॉर्मली फ्लो करता है जैसे कि फिगर ए में दिखाया है। इस तरह यूनिफॉर्मली फ्लो करता है ऑल ओवर क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से यूनिफॉर्मली फ्लो करता है करंट, एक समान फ्लो करता है डीसी और लो फ्रीक्वेंसी को। लेकिन जैसा जैसा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे एक करंट जो है, करंट फ्लो ए सेंटर से लेके, ये सेंटर है, सेंटर से लेके आउटर सरफेस की तरफ शिफ्ट करेगा, इधर इस साइड ऐसे सेंटर से शिफ्ट होगा आउटर साइड कंडक्टर के आउटर एजेस की तरफ, आउटर सरफेस की तरफ ये शिफ्ट होगा करंट। और जैसे करंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रेडियो फ्रीक्वेंसी या वेरी हाई फ्रीक्वेंसी तक फ्रीक्वेंसी जाएगी, उस टाइम इस तरह करंट सरफेस को कॉन्फाइन होगा, कॉन्फाइन यानी कि सरफेस को चिपक के करंट फ्लो करेगा और सेंटर में से नहीं फ्लो करेगा, इतना छोड़ेगा। यानी कि टोटली शिफ्ट होगा सरफेस, आउटर सरफेस पर, और वो आउटर सरफेस पर कॉन्फाइन चिपक के करंट फ्लो करेगा। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस gradual shifting of flow of current from center of the conductor to the outer surface is called skin effect। तो इसको ही स्किन इफेक्ट कहते हैं। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट ए ग्रेजुअली शिफ्टिंग होता है, यानी कि धीरे धीरे सेंटर से आउटर सरफेस की तरफ शिफ्ट होता है करंट का फ्लो, उसको ही स्किन इफेक्ट कहते हैं। तो स्किन इफेक्ट आपको समझ में आया होगा, डीसी और लो फ्रीक्वेंसी को यूनिफॉर्मली फ्लो करता है, इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से एक समान फ्लो करेगा, बीच में भी वैसे ही फ्लो करेगा जैसे आउटर सरफेस पर है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट का फ्लो शिफ्ट होना चालू होगा, सेंटर से आउटर सरफेस की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे स्टार्ट होना बढ़ जाएगा और ये बढ़ते रहेगा। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे शिफ्टिंग भी बढ़ते रहेगा और रेडियो फ्रीक्वेंसी तक या वेरी हाई फ्रीक्वेंसी तक फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद ये टोटली आउटर सरफेस की तरफ करंट फ्लो जो है ये टोटली वहाँ से चिपक के फ्लो करेगा, यानी कि ये सेंटर छोड़ेगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका जो ग्रेजुअल शिफ्टिंग है सेंटर से आउटर सरफेस की तरफ फ्लो ऑफ करंट का, उसको ही स्किन इफेक्ट कहते हैं। और ये स्किन इफेक्ट जो है ये किस कारण होता है, कॉजेस ऑफ स्किन इफेक्ट, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। मैग्नेटिक फ्लक्स ये जो है डीसी और लो फ्रीक्वेंसी को मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं रहता है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स
यहाँ पे ज़्यादा रहता है सेंटर में, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, सेंटर में इंडक्टेंस ज़्यादा रहता है। इंडक्टेंस यानी कि करंट चेंज को ये अपोज करता है। या जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे चेंज जैसे इन करंट बढ़ेगा, तो सेंटर में इंडक्टेंस ये सेंटर में इंक्रीज होता है, इन सेंटर में ज़्यादा रहता है इसके मुकाबले, आउटर सरफेस के मुकाबले, आउटर सरफेस की तुलना में, कंपैरिजन में सेंटर में ज़्यादा रहता है इंडक्टेंस। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं वैसे वैसे सेंटर में ज़्यादा रहता है और आउटर सरफेस पर कम रहता है इंडक्टेंस इफेक्ट। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं इसका मतलब एसी बढ़ाते हैं, यानी कि चेंज ऑफ करंट बढ़ाते हैं। तो इसलिए चेंज ऑफ करंट को अपोज करने के लिए इंडक्टेंस सेंटर में ज़्यादा रहता है और आउटर सरफेस में कम रहता है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स ये जो है ये सेंटर में ज़्यादा रहता है और आउटर सरफेस में कम रहता है। क्यों और कम रहता है? क्योंकि आउटर सरफेस में जो है, आउटर सरफेस में ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स आउटर सरफेस का, ये पार्शियली पास्ड थ्रू एयर रहता है, पार्शियली पास्ड थ्रू एयर, यानी कि इसमें से आधा पास करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आउटर लेयर के बाहर एयर रहता है, एयर में से भी पार्शियली पास होता है। इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये आउटर सरफेस पर, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है, फ्लक्स या फील्ड भी कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड है या फ्लक्स, ये आउटर सरफेस पर कम रहता है और सेंटर में ज़्यादा रहता है। क्योंकि सेंटर में एयर नहीं है तो सेंटर में ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने के कारण यहाँ पे इंडक्टेंस यानी कि चेंज ऑफ करंट को अपोजिशन यहाँ कम मिलता है और यहाँ सेंटर में ज़्यादा मिलता है। इसके कारण करंट सरफेस को चिपक कर फ्लो करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी, वेरिया फ्रिक्वेंसी को। तो ये स्किन इफेक्ट किस लिए होता है ये देखें हम। स्किन इफेक्ट कैसा हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर स्किन इफेक्ट को कैसा हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर उसको रिमूव कर सकते हैं स्किन इफेक्ट। अभी ये जो है इसके कारण क्या होता है, वेरिया फ्रीक्वेंसी के जो केबल्स रहते हैं, केबल्स वो इस तरह बना हुए थे। अभी ये बीच में ऐसा गैप रहेगा और ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है केबल का, और इसमें से फ्लो करेगा, यानी कि सरफेस को चिपक कर ही करंट फ्लो करेगा। वेरिया फ्रीक्वेंसी करंट्स के लिए ऐसा ट्यूबुलर केबल रहता है, उसमें से फ्लो करता है। बीच में हॉलो ट्यूबिंग बोलते हैं इसको, हॉलो ट्यूबिंग यानी कि बीच में क्या कुछ भी नहीं और सरफेस पर से करंट फ्लो करेगा। तो इस प्रकार अब स्किन इफेक्ट को रिमूव कैसे करते हैं कि लीड्स कंडक्टर के माध्यम से, लीड्स कंडक्टर ये यूज़ करते हैं, लीड्स कंडक्टर की वायर यूज़ करते हैं, केबल। इसमें बहुत सारे वायर होते हैं, मेनी वायर्स, जो कि इंटरवोन होते हैं, एक दूसरे में वाउंड किए होते हैं, इंटरवोन, और इनका ये एक दूसरे में इंटरवोन होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि अभी समझो ये एक वायर है ऐसे, और ये इंटरवोन होने वाला एक दूसरा वायर है ऐसे, तो एक दूसरे का मैग्नेटिक फ्लक्स तो समझो इस तरह है, एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर इंडक्टेंस इस प्रकार है, इस डायरेक्शन से दूसरे वायर का दूसरे वायर का इंडक्टेंस इस तरह रहेगा ऑपोजिट साइड में। तो एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं इनका इंडक्टेंस, तो ये इनका मैग्नेटिक फ्लक्स, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल आउट।
तो इसलिए इसका टोटल इंडक्टेंस जो है कैंसिल होता है और सेम करंट फ्लो होता है सभी वायर में से, सेम करंट फ्लो, सभी वायर में से सेम करंट फ्लो होता है। तो इसलिए इसके कारण जो है इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर बढ़ता है। इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन जो यूटिलाइज होने वाला है करंट फ्लो के लिए, यूटिलाइज होने वाला वो बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो सभी क्रॉस सेक्शन का यूज़ अच्छी तरह होता है। ये वायर्स क्या रहते हैं कि ये थ्रू आउट देयर लेंथ एक दूसरे में इंटरवोन रहते हैं और इनके दोनों एंड में ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। दोनों एंड जहाँ पे वायर ख़त्म होता है या दोनों एंड इधर का एंड इधर का एंड एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं। तो इस प्रकार और ऐसे वायर्स जिसमें होते हैं इंटरवोन बहुत सारे वायर्स, और ये जिस केबल में होते हैं उसको लीड्स कंडक्टर केबल कहते हैं, और उसका यूज़ करके इस स्किन इफेक्ट के प्रॉब्लम को रिमूव किया जा सकता है। तो आई होप कि स्किन इफेक्ट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी रहेगा मेरे वीडियो के रिलेटेड जो नहीं समझ में, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको बहुत आसान तरीके से जवाब दे दूंगा। अभी फिफ्थ है कपलिंग कैपेसिटर। भी एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ। कपलिंग कैपेसिटर जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को एक सर्किट से फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर, दूसरे सर्किट के तरफ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को पास करने के लिए यूज़ किया जाता है एक कपलिंग कैपेसिटर। एज फार एज एसी सिग्नल कंसर्न, तो ये जो कैपेसिटर इसमें यूज़ होने वाला उसको कपलिंग कैपेसिटर कहा जाता है। ये कपलिंग कैपेसिटर क्या करता है, एसी सिग्नल जो है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल उसको उसमें से पास होने देता है, जबकि वो डीसी जो उसमें प्रेजेंट रहता है डीसी को कम्प्लीटली ब्लॉक करता है और इसी तरह एसी और डीसी को आइसोलेट करता है, एक दूसरे से आइसोलेट करता है, यानी कि अलग कर देता है। ये भी काम करता है, डीसी को ब्लॉक करके आइसोलेट करता है एसी से और एसी को आगे भेजता है। तो उसको कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं कि एक सर्किट से दूसरी सर्किट की तरफ हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल को पास करते हैं, ऐसे वाला सर्किट बनाते हैं। जैसा कि दूसरा आगे का सर्किट जैसा कि ऑडियो एम्पलीफायर फॉर एग्जांपल। तो इसमें जो यहाँ पे इस तरह सीसी कपलिंग कैपेसिटर की वैल्यू लेते हैं कि वो आर के 1/10 रहते हैं। कपलिंग कैपेसिटर की वैल्यू आर के 1/10। समझो कैपेसिटर की वैल्यू 100, आर की वैल्यू 100 ली तो कैपेसिटर की वैल्यू 10 रहती है, 10 के, और आर की वैल्यू 100 के। इस तरह 10 गुना कम रहती है सी की वैल्यू। फिर इसलिए सी के अक्रॉस जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है वेरी स्मॉल सिग्नल प्रोड्यूस होता है और इसके अक्रॉस आर के अक्रॉस ऑलमोस्ट 91% यानी कि नियरली अबाउट कंप्लीट सिग्नल आर के अक्रॉस अपीयर होता है। आर के अक्रॉस 91% सिग्नल आर के अक्रॉस ड्रॉप होता है, तो उतना सिग्नल वो आगे नेक्स्ट स्टेज को भेजते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, अभी यहाँ पे फी सी जो है ड्रॉप अक्रॉस सी 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 + 100 यानी कि 1 मिली वोल्ट होता है, 1 मिली वोल्ट। जैसा कि यहाँ पे इस एग्जांपल में दिखा है, ड्रॉप अक्रॉस आर 11 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110 यानी कि 10 मिली वोल्ट्स होता है। यानी कि 11 मिली वोल्ट्स दिया तो आर के अक्रॉस 10 मिली वोल्ट्स इतना सिग्नल आता है, यानी कि इसके अक्रॉस बहुत ही कम ड्रॉप होता है, बहुत ही कम सिग्नल प्रोड्यूस होता है 1 मिली वोल्ट, जब सी के अक्रॉस और आर के अक्रॉस 10 मिली वोल्ट्स इतना सिग्नल आगे की नेक्स्ट सर्किट को पास होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी आगे का इसके आगे के आर्टिकल्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।